एवरीबॉडी, हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने ग्रेचुटी एक्ट के बारे में बात कर ली। अब हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ में हमारा तीसरा लॉ है द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट में एग्जैक्टली हम लोग 3 एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या किया गया है कि 3 एक्ट को एक एक्ट में मिला दिया गया है, क्योंकि सारी चीजें मोस्टली सेम ही थी। और अब जब आपने फैक्ट्रीज एक्ट और ग्रेचुटी एक्ट पढ़ लिया है, तो आपके लिए इस एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पहले से समझ में आएंगी, जैसे कि ऑक्यूपायर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ये सारी चीजें अब कॉमन चलती है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू बिगिन विथ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ये पूरा आपका एक्ट का नाम है। इसमें 3 एक्ट हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, and the employees deposit link insurance scheme। ठीक है, ये 3 एक्ट यहां पर है। पहले मतलब बता देती हूँ, फिर आगे की बात करूंगी। प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। यहां पे क्या हो रहा है, हियर द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग सेविंग्स ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड इट इज कीपिंग द एम्प्लॉयर अंडर एन ऑब्लिगेशन कि आपको अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ जमा करके रखना है, ताकि कल को जब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से निकले तो वो खाली हाथ ना हो, उसका कुछ पैसा जमा है। और जब वो पर्सन बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट पे निकल रहा है या सुपर एनुएशन पे निकल रहा है, तो उसके पास उसका एक फंड रखा हुआ है जो वो यूज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक ग्रेचुटी वाली फीलिंग आ रही होगी कि ग्रेचुटी भी यही है, राइट? So these are somewhere or the other the retirement benefits। ये पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है? प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट बेनिफिट है, ग्रेचुटी रिटायरमेंट बेनिफिट है। ग्रेचुटी में क्या हो रहा था भाई, आपका टर्मिनेशन हो रहा है, सर्विस खत्म हो रही है या आप जा रहे हो, तो आपको ग्रेचुटी का अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा, ये आपका पैसा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सर्विस में हो और एम्प्लॉयर जो है वो एक फंड बना हुआ है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि ये तुम्हारा ही पैसा है, बस मैं यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, जब तुम जाओगे तो तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, हर महीने उसमें डाल रहा है, हर महीने डाल रहा है, और जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें दे दिया जाएगा। सिमिलरली पेंशन हर महीने एक फंड में डाला जा रहा है, पेंशन फंड में डाला जा रहा है, और जब आप जाओगे
तो आपको दे दिया जाएगा। या फिर ये आप ही का पैसा है, आप चाहो तो कुछ पर्पस यहाँ पे दिए गए हैं उसके लिए विड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो इसी फंड में से कुछ ना कुछ एडवांस ले सकते हो, यानी कि लोन उठा सकते हो। फिर आता है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस दिख रहा है यहाँ पे, इंश्योरेंस। तो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर कुछ पैसा देगा और वो पैसा अगर आप गुजर गए तो आपके लीगल हायर्स के काम आएगा। मतलब इट इज लाइक टेकिंग अप एन इंश्योरेंस। तो एक तरफ तो सारे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस होता ही है, दूसरी तरफ ये ईडीएलआई यानी कि डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम होती है कि आप थोड़ा पैसा, वो बताया गया है कितना पैसा, वो थोड़ा पैसा उसमें डालते जाइए हर महीने, ताकि एक तरीके से उसका एक फंड इकट्ठा होता जाए। मैम क्या जितना पैसा इकट्ठा होगा सिर्फ वो मिलेगा डेथ के टाइम पे? नहीं, ये एक प्रीमियम की तरीके से कि हम तुम्हारा ये पैसा उसमें भर रहे हैं। जब बेनिफिट मिलना होगा तो बेनिफिट का अमाउंट अलग है, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से एक प्रीमियम का पैसा है जो हम हर महीने तुम्हारा भर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए 3 फंड है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इस एक्ट का नाम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविजन रख दिया गया है और एक्ट का एज जो है वो 1952 ही कहा गया है ऑन दिस। ये दोनों अलग अलग टाइम पे आए, लेकिन इसको, इस एक्ट को 1952 का एक्ट कहा जा रहा है ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। ओके, अब यहां पे भी कुछ चीजें हैं कि पैसा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर कौन है, पैसा किसे दे रहा है, एम्प्लॉई को, यानी एम्प्लॉई कौन है। सबसे बड़ी बात, ये एक्ट एप्लीकेबल कहां है, मतलब कौन वो लोग हैं जो ये पैसा इकट्ठा करेंगे या जमा करेंगे या जो भी। ये जो एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको उसकी जरूरत नहीं है कि विद एड ऑफ पावर है कि विदाउट एड ऑफ पावर है, इसकी जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि कोई भी फैक्ट्री है एज गिवन इन शेड्यूल 1, ठीक है, तो इस एक्ट में एक अलग अलग शेड्यूल्स हैं। एज गिवन इन शेड्यूल 1 फैक्ट्रीज जो हैं और उसमें 20 लोगों से ज्यादा काम करते हैं तो एक्ट एप्लीकेबल है। उसके अलावा एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट मतलब जो फैक्ट्रीज या और कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो कि शेड्यूल 1 में नहीं दी है बट सीजी नोटिफाई, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे रही है कि अब से इस पे एक्ट अप्लाई होगा। तीसरी चीज, जहां पे वर्कर्स लेस देन 20 हैं बट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज ठीक है, कौन सी जगह पे अप्लाई होगा, हर फैक्ट्री जो इस एक्ट के शेड्यूल 1 में दी है जहां पे 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। कोई और स्टैब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, भले ही वो शेड्यूल 1 में नहीं दी है, लेकिन वहां पे एक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा जहां पे 20 लोग से कम भी काम करते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई कर दे रही है कि यहाँ पे आप एक्ट अप्लाई कीजिए तो वहां पे एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन हाँ मिनिमम 2 मंथ की नोटिस देनी पड़ेगी। मतलब जब से नोटिस आई है तब से 2 महीने के बाद ही एप्लीकेबिलिटी शुरू होगी। ओके, इसके अलावा सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर,
ठीक है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को जहां पे ये दिखेगा कि मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज ये चाहते हैं कि ये एक्ट अप्लाई कर दो, वहां पे हम कर देंगे। भाई 20 से कम लोग हैं लेकिन 15 लोग ये चाहते हैं कि ये एक्ट हमारे अप्लाई कर दीजिए, तो हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,